चैनल पर डाल चुका हूँ। अपना टेलीग्राम चैनल है LB मैथ्स, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन करके देख लो। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन जरूर किया करो। क्वेश्चन खुद करोगे तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। सिर्फ वीडियो देख कर जाने से आपके पेपर में क्वेश्चन हल नहीं होंगे। जहाँ कमी आती है, जहाँ दिक्कत आती है, क्वेश्चन खुद करके देखोगे तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर करके देखना। टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, और आपके पास बुक है तो फिर वेल बहुत बढ़िया, नहीं है तो वहाँ से क्वेश्चन PDF डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चन कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का। हाल एक होल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। एक होल दे रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। 15 मीटर लंबाई है, 12 मीटर उसकी चौड़ाई है। ठीक है, यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। फर्श और छत, एक बार फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 गुणा 15, 180 वर्ग मीटर हो जाएगा। और साथ में कह दिया छत, भाई जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो ऊपर छत का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा। फर्श का और छत का दोनों का मिला के फर्श के क्षेत्रफल का दुगना हो जाएगा, 360 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो फर्श और दीवारों का जो फर्श और छत का जो क्षेत्रफल हो 360 मीटर, तो दीवारों का क्षेत्रफल इनके बराबर दे रखा है, तो दीवारों का क्षेत्रफल भी कितना आ गया, 360 मीटर बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में, ये तो कहा ही है। अब देखो दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है। दीवारों का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, दीवारों का क्षेत्रफल, इसको याद कर लो आप लोग, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, कमरा जो होगा ना उसकी दीवारें होंगी, आधार का परिमाप, ठीक है, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। और आधार का परिमाप क्या होता है, कमरे की जो आधार होगा, आधार में 2 तो लंबाइयाँ होंगी और 2 चौड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, तो आधार का परिमाप क्या होगा, 2 गुणा में, अगर लंबाई और चौड़ाई को हम A और B मान के चलें, लंबाई को A मान लें, चौड़ाई को B मान लें, तो 2 गुणा A प्लस B इंटू में H, ये दीवारों का क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, बराबर कितना है 360 के। क्योंकि जो कमरे का फर्श और छत का क्षेत्रफलों के योग का बराबर, योग फर्श का क्षेत्रफल आ गया 180, उतना ही छत का होगा तो दुगुना कर लिया, तो कितना होगा टोटल 360, और फर्श और छत के क्षेत्रफलों का जोड़ के बराबर दीवारों का क्षेत्रफल है, तो हमने बराबर रख दिया। और अपने को लंबाई और चौड़ाई तो कमरे की दे ही रखी है, कितनी दे रखी है, 15 और 12। ठीक है, 15 और 12, तो कितना गुणा में H, 360 के बराबर आ गया। अब यहाँ से 15 और 12 27 दूनी 54 हो जाएगा, 54 उधर जाकर बटे में आ जाएगा, तो H आ जाएगी अपनी 360 बटे में 54, तो 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो हाइट आ गई कमरे के भाई 20/3 मीटर। हाइट कितनी आ गई, 20/3 मीटर। और जो कमरा होता है, कमरे का जो आयतन जो होता है, वो आयतन क्या होता है, लगभग आप सबको पता है कि कमरे का आयतन उसकी कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। लंबाई आपने कितनी दे रखी है 15, चौड़ाई कितनी दे रखी है 12, ठीक है, ऊंचाई कितनी आ गई 20/3, तो इनको सोल्व कर लेंगे, कमरे का आयतन आ जाएगा 3 चौक 12, 15 चौक 60 गुणा 20, ठीक है, 15 गुणा में 4 होगा 60 हो जाएगा, और गुणा में 20, 6 दूनी 12, कितना आ गया 1200 घन मीटर। तो ये आयतन आ गया है कमरे का 1200 घन मीटर, 1200 आपको कर दे रखा है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मामला एक दुकान में लागत का 340% है। एक मामला है भाई ऐसा है कि लागत का 340% है, लागत 100 रुपये है तो उसका 340% लाभ है, मतलब 100 रुपये के ऊपर 340 लाभ के हैं, तो 340 लाभ के और 100 कीमत होगी उसकी पहले ही, तो उसको कितने में बेचा जा रहा है, 440 रुपये में। ये बात कह रहा है पहली लाइन में कि मामला ए, दुकान में लागत का 340% है, लाभ है ये नहीं कि बेची गई है वस्तु, इतना तो लाभ है 340%, तो मतलब अगर वस्तु 100 रुपये की होगी तो 340% उस पर लाभ है, मतलब 340 रुपये 100 रुपये की वस्तु पे लाभ है, तो कुल कितने की बेचेगा, 100 प्लस में 340, तभी तो 340 लाभ होगा ना 100 रुपये के ऊपर। ठीक है, मामला बी, मामले बी में यदि लागत 32% बढ़ जाती है, लागत पहले 100 रुपये थी, बी मामले में भाई 32% लागत बढ़ गई, चलो ठीक है 32% में है तो 100 पे 32 बढ़ गई, तो मामला ए चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो मामला ए में विक्रय मूल्य 440 है, विक्रय मूल्य लगभग कितना प्रतिशत लाभ है, विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। तो दूसरे केस में ये कह रहा है कि लागत बढ़ी है, विक्रय मूल्य उसका वही है 440 ही है, तो ये कह रहा है कि अगर 32% लागत बढ़ जाए, मतलब 100 रुपये की वस्तु 132 में हो जाए, तो अब लाभ कितना है विक्रय मूल्य पर,
विक्रय मूल्य तो 440 है। लाभ कितना आ गया 132 रुपये, इसमें से घटा दोगे कीमत में से, तो यहाँ से घटाओगे तो 308 रुपये लाभ हो गए। लाभ कितना होगा 308। और विक्रय मूल्य का पूछा है कि ए में जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य तो ए में कितना है 440 है, उसका ये जो लाभ हुआ है ना 308 रुपये, वो कितना प्रतिशत है ये इसमें पूछा गया। क्लियर है। 0 से 0 काट लो और ये 11 से भाग हो जाएगी। 11 दूनी 22 और 11 8 88, 11 चौक 44, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 10 गुणा 7 कितना प्रतिशत आ जाएगा 70%। 70% आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 है। तो देखो दोस्तों, जो 1 से लेके 9 तक जितने अंक होंगे ना, या मतलब 0 भी आएगा, ठीक है, 10 अंक होंगे टोटल। तो ये सारी संख्याओं के इकाई के अंक है ना, कुल मिलाकर 10 होते हैं। ठीक है, कितने आते हैं 10। जैसे इकाई का अंक 1 से 80 तक की संख्या में कितने प्रतिशत संख्या में इकाई का अंक 1 या 9 होगा, या तो 1 हो या 9 होगा। जब 1 से 100 तक की जो टोटल संख्याएं कितनी होगी 100 होगी ना, इसमें इकाई का अंक है ना सारे 10-10 आएंगे। जैसे एक इकाई के अंक पे कितना आएगा 10 बार आएगा। जैसे कि एक तो 1 में आएगा, एक 11 में आएगा, एक 21 में आएगा, एक 31 में आएगा, एक 41 में आएगा, 51, 61, 71, 81, 91। ठीक है, अब देख लो इसमें काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही जीरो वाली आ जाएंगी भाई। जैसे 10 है ना, 20 30 40 50 100 तक चली जाएंगी। ऐसे 10-10 होते हैं तो टोटल 10 को है ना 10 बार 10 ही अंक हो गए तो 10 100 संख्या होगी ना। ठीक है, तो 80 तक क्या कहा जाए, 1 से 80 तक की संख्या में कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई का अंक 1 या 9 होगा। तो 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 80 तक कितने हो जाएंगे, तो भाई 8 तो ये आ जाएंगे, क्योंकि आगे 81 नहीं है 91 नहीं है 10 में से, है ना। 1 में होगा 11 में ऐसे करके, तो 81 और 91 नहीं है, बाकी तो सारे ही है। तो 8 तो ये हो गए 1, 9 8 ही हो जाएंगे 9, क्योंकि 9 हो जाएगा 19 हो जाएगा 29 हो जाएगा। अभी से ये करके जाओ पहले से, वहाँ पेपर में आपको लिख के नहीं देखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, 69 और 79 टोटल देखोगे तो कितना हो गया, देखो 8 हो गया ना, 80 तक 8 पर आ जाएंगे सारे अंक। तो 8 तो इकाई के अंक 1 वाले हो गए, 8 हो गए इकाई के अंक संख्या, 8 संख्याएं होगी इकाई के अंक 9 वाली, तो 8 और 8 16 संख्या होगी 80 तक। ठीक है, तो 10 अंक है, 100% में 10% टोटल होते हैं, तो ये दोनों हो गए तो 20% हो जाएगा वैसे भी। तो 20 अंक हो गए, 20 संख्या ऐसी मिल गई, या तो इकाई का अंक होगा 1 या होगा 9। और प्रतिशत में देख लो इसको कितना, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, कितना परसेंट हो जाएगा 20%। 20% एक ऐसी संख्या है जिनका इकाई का या तो 1 है या 9 है, कितने में से 80 में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। एक तो ट्रेन है भाई, एक तो क्या है ट्रेन है, एक है कार। ठीक है, कार जो है, ट्रेन जो है 50% तेजी से यात्रा करती है, किससे, कार से। कार से ज्यादा करती है। कार अगर 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, इतने में 150 कर जाती है। रेशियो में देख लो, ये 2 करेगी तो कितने करेगी 3। ठीक है, 3 किलोमीटर दूरी तय करेगी या मीटर तय करेगी, जितनी भी 3 यूनिट दूरी तय करेगी ना ट्रेन, उतने में 2 यूनिट तय कर जाएगी कार। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ए से चले हैं दोनों एक साथ ही चले, एक साथ ही वहां पर पहुंच गए। चलो आगे क्या दिया है, पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ। कार तो कंटिन्यू चलती रही और स्टेशन बीच बीच में रुकने में कितना समय लगा दिया ट्रेन ने, 12.5 मिनट। ठीक है, यानी 25/2 मिनट उसके रुकने के हो गए। तो कार ने ट्रेन से 12.5 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि समय पे पहुंच गए। और ट्रेन बीच में 12.5 मिनट रुक भी गई, फिर भी साथ में ही पहुंच गई, है ना। यानी ट्रेन रुकने के कारण भी साथ ही साथ पहुंच गई। तो ट्रेन चलेगी जब ज्यादा तेजी से चलेगी, वो दे भी रखा है 2:3 में। तो ये चाल है, चालों का ये अनुपात है एक हिसाब से। ठीक है, ये चालों का अनुपात है, ये दे भी रखा है। चालों का अनुपात कितना आ गया 3:2। जो समय लेंगे ना, उस समय किस अनुपात में लेंगे, 2:3 में लेंगे। अगर ये 2 मिनट ले रही है ट्रेन, तो कार कितने मिनट लेगी, 3 मिनट। क्लियर है। अब यहाँ पर ये कह दिया कि 12.5 मिनट रुकना है, तो कार को 12.5 मिनट ज्यादा लग गए। वो रुकने के बाद भी, ट्रेन रुकने के बाद भी 12.5 मिनट को कवर कर गई। इसका मतलब अगर नहीं रुकती तो 12.5 मिनट पहले वहां पहुंच गई होती ट्रेन तो। ठीक है, तो कार फिर कितने देर बाद आती, 12.5 मिनट बाद आती। ठीक है, तो वो 12.5 मिनट का डिफरेंस है इनमें।
कितना डिफरेंस है 12.5। तो अब देखो अगर 2 मिनट का ट्रेन अगर 2 मिनट लेती है भाई, चाल 3:2 में है तो समय 2:3 में लगेगा भाई। चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, रेशियो रहेगा। दोनों में 1 का अंतर है, अंतर कितना चाहिए अपने को 12.5 का। 12.5 को 25/2 लिख ले, ठीक है। तो दोनों को 25/2 से गुणा कर दें हम लोग तो ठीक है, इनका अंतर आ जाएगा 3 गुणा में 25/2। अब 12.5 का अंतर हो जाएगा इनमें। 25 या 75/2 तो है, मिनट तो लगेंगे कार को, और 4×2 = 50/2 मिनट, मतलब 25 मिनट लगेंगे ट्रेन को। क्लियर है, 25 मिनट। तो देखो ये 75/2 37.5 और ये 25 है, 12.5 मिनट का अंतर आ गया। अब ये कह रहा है नुकसान हुआ कार की गति। कार की गति पूछी है, 60 किलोमीटर दूरी करने में कार को यदि 37.5 मिनट लगेंगे तो ट्रेन को 25 मिनट लगेंगे रेशियो के हिसाब से। क्लियर है, यही आपने, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझो। चाल और समय का है ना रेशियो उल्टा होता है, चाल ज्यादा होगी समय कम लगेगा, चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, और वो रेशियो सेम रहेगा कि 3:2 है तो 2:3 में समय, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3:2 में तो उनकी चाल है और 5:7 में समय हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। समय और चाल अपोजिट रेशियो में होते हैं, समय बढ़ गया तो चाल कम हो जाएगी, चाल बढ़ गई तो समय कम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। 60 किलोमीटर दूरी तय करी, 37.5 का डिफरेंस कब आया, 2 और 3 का रेशियो को हमने जब 37.5 का डिफरेंस में किया तो 25 मिनट ट्रेन को लगते हैं तो 37.5 मिनट कार को लगते हैं। अब 37.5 मिनट में तय करिए दूरी 60 किलोमीटर, तो दूरी है चाल देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 60 किलोमीटर कार ने 37.5 मिनट में तय किया, मतलब 75/2 मिनट में। इसको घंटे में चेंज करोगे, ठीक है, तो 1/60 से गुणा कर लोगे 75/2 को, ये आ जाएगा 60 बटे में 75 बटे में 2 गुणा 60। तो इसको सोल्व करोगे आप 60 बटे में 75, और ये 75/2 बटे में 160 भी था तो ये ऊपर चला जाएगा 2 गुणा में 60। इसको सोल्व करोगे 15 चौक 60, 15 × 75, 5 एकम 5, 12 × 60, 12 चौक 48, दूनी 96। कार की गति कितनी आ जाएगी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, 2 बार देख लो चाहे, इसको अच्छे से करो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x+4 x+5 x+7 x+9 का अवलोकन, मतलब अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन का, माध्य 9 है, ठीक है। एवरेज दे रखा है भाई, एवरेज कितना दे रखा है 9 दे रखा है। कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याओं को औसत 9 दे रखा है, तो 500 संख्याओं का जोड़ है 45 माध्य। तो अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य क्या होगा, चलो ठीक है, इनको जोड़ के देखो एक बार। संख्याओं को x का मान आ जाए तो x का मान पुट करके हम अंतिम 3 संख्याओं का जोड़ ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा, कितने x है 1 2 3 4 5, 5x प्लस में 4 4 5 9 9 7 16 9 25, इसका जोड़ संख्याओं का, सभी संख्याओं का जोड़ 5x + 25 है, और औसत दे रखा है 5 संख्याएं तो 45 जोड़ बनता है इसका, 45 के बराबर रख दिया। 5x बराबर कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 25 उधर जाकर 45 में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि सभी संख्याओं का जोड़ 45 है, और ये भी हमने सभी संख्याओं को जोड़ा है 45 के बराबर रख के, और 25 उधर जाकर माइनस करोगे 45 में से 20 है। x बराबर कितना आ जाएगा 4, 5 एकम 5 और 520, x का मान 4 आ गया। तो आखिरी के 3 संख्या 1 2 3, आखिरी की 3 संख्याएं कौन सी है, x + 5 x + 7 और x + 9। x का मान कितना है 4, 4 और 5 ये 9 हो जाएगी, 4 7 11 हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 और 4 13, इनका जोड़। अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछा है तो औसत कर लो, 11 और 9 20 और 3 33, 33 बटे में 3 कितना आ जाएगा 11। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 6% वर्ष की दर से, 6% वर्ष की दर से 40,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,944 है, अवधि कितनी है जिसके लिए राशि निवेश की गई है, ठीक है। 6% दर दे रखी है, अवधि पूछा है। तो प्यारे बच्चों जब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ जाए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का जब क्वेश्चन हो ना, आपको मूलधन दे रखा है कितना 40,000, जब मूलधन दे रखा हो ना और मिश्रधन भी दे रखा है इन्होंने, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन तो होता है, 40,000 में 4,944 जोड़ोगे तो 44,944 हो जाएगा। क्लियर है, ये मिश्रधन है। तो इसको है ना आप लोग ऐसा करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ बिल्कुल, क्योंकि समय पूछ रखा है उन्होंने, ठीक है, समय पूछ रखा है तो समय बताऊंगा मैं एक बार तो ना मूलधन और मिश्रधन दे रखे हैं ना दोनों चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, आपसे या तो दर पूछेंगे, दर तो इसमें दे रखी है, या फिर आपसे समय पूछेंगे।
आप उनको काट पीट के जैसे जैसे जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनके भाग करके आप डिवाइड करके उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, सरलतम रूप में। जैसे ये दोनों के दोनों 4 से भाग हो जाए, है ना, आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग कर लो एक बार। 4 एकम 4, 4 जीरो है, आ जाएगी। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 2 4 6 24, फिर 4 से भाग हो जाएगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ जब तक कटे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आ गया। और 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 4 9 36, ये आ गया। अब देखो ये कट नहीं रही है, लेकिन ये है ना, या तो संख्याएं किसी न किसी का घन मिलेगी दोनों, या किसी का वर्ग मिलेगी, या किसी का क्वाड्र मतलब 4 की पावर में मिलेगी या 5 की पावर में। अब ये देखो कि ये तो 50 का स्क्वायर है, एक बार तो दिख रहा है, क्योंकि 2500 का 50 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2500 तो आता है। और ये है 53 का, भाई इकाई के अंक से पता चल रहा है, ठीक है, ये 53 का है। तो क्योंकि 53 का स्क्वायर निकालोगे तो इकाई का अंक कितना, 3, 50 से कितनी ज़्यादा, 3, तो 3 3 9, 0 9 हो जाएगा। और 3 जोड़ो 53 में, 56, 56 का आधा 28। तो ये डायरेक्ट है, बताया हुआ है मैंने नंबर सिस्टम की वीडियो में, ठीक है। तो ये 53 का स्क्वायर है। अब देखो 50 से 53 हो रही है, 6% ब्याज दर तो है, ठीक है, 100 से 106 हो जाएगी। लेकिन पावर में कितनी है, पावर में समय नहीं होता है, समय, तो समय कितना है भाई, यहाँ 2 है तो 2, अगर घन आ जाता है यहाँ पर किसी संख्या 3 वर्ष हो जाता। तो कितने वर्ष के लिए उधार ली है, 2 वर्ष के लिए दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, 1800 रुपये, 15 श्रमिक है 10 दिन, टोटल एक दिन 15 है, अगले दिन फिर 15 है, अगले दिन फिर 15, टोटल 150 श्रमिक हो गए ना। 150 श्रमिक कमाते हैं 1800 रुपये, तो एक श्रमिक कितना कमाएगा एक दिन में, 1800 बटे में 150, क्लियर है। इतने रुपए कमाता है एक श्रमिक। अब श्रमिक 8 दिनों में 5 श्रमिक, तो 8 गुणा 5, कितने श्रमिक हो गए टोटल, 40 श्रमिकों की अर्जित राशि ज्ञात करें तो 40 श्रमिक कितना कमा लेंगे, 1800, और यही कर लो 1800 बटे 150 गुणा में 40। भाई एक श्रमिक हमारा 1800 बटे 150 तो 40, है ना। एक दिन 8 आएंगे, अगले दिन 8, अगले 5 दिन तक आते हैं ना, 8 8 8, टोटल अगर अटेंडेंस देखे तो कितने श्रमिक हो गए, 40 हो गए। कोई फार्मूला वगैरह की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चनों के लिए, ठीक है, डायरेक्ट 40, 0 से 0, 15 कम 15, 15 कम 15, और 3 15 2 30, 120, 12 चौक 48, कितने रुपए कमा लेंगे, 480 रुपये, क्लियर है, ठीक है। यूँ करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया, 13,300 का, ठीक है। रमन ने कितने वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद। आगे देखते हैं क्या दिया है। उन्होंने पहले 2 वर्ष के लिए 6% दर से, पहले 2 वर्ष के लिए 6%, पहले वर्ष 6% लगा, दूसरे वर्ष फिर 6% लगा, ठीक है। अकेले 3 वर्ष के लिए 9%, फिर 3 वर्ष है ना 9% लगा। वैसे तो आप डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, फिर भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 वर्ष हो चुके हैं, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 6%, 3 वर्ष लगातार 9%, 9%, 9%। साधारण ब्याज है, ब्याज का ब्याज लगेगा नहीं, मूलधन पे लगेगा डायरेक्ट, तो परसेंटेजों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि मूलधन का कितना % हो जाएगा। अकेले 3 वर्षों के लिए 9%, बाकी की अवधि के लिए 14%। बाकी की देखो 9 वर्ष है, 9 में से 3 वर्ष गए और 2 वर्ष गए, कितने वर्ष और बच गए, 4। 4 वर्ष में कितना % ब्याज लिया है, 14% का। एक वर्ष 4 वर्ष में यानी 56% तो हो गया 9% वाला, क्योंकि एक साल 14%, अगले साल फिर 14%, अगले साल फिर 14%, और ब्याज सिर्फ मूलधन पे लग रहा है। तो मूलधन का 14%, 14%, 14%, 14%, 14 चौक 56% तो हो गया लास्ट के 4 साल का। पहले 5 साल का 6 6 12, 9 27, 27 और 12, ये 6 2 12 और 9 27, 27 और 12 39, टोटल इतने प्रतिशत हो गया भाई, कितना हो गया, 95% ब्याज हो गया है। कितने प्रतिशत ब्याज हो गया, 95%। और वो कितना है 95, ठीक है, 95% जो राशि है ब्याज मूलधन का ही तो होता है, कितना % है, 95%, वो कितना, 13,300 रुपये। तो 95 से 95 काट दो, 100% आपके पास आ जाएगा। तो ठीक है, 95 से 95 काट दिया, 100 आ गया। तो 95% की वैल्यू इतनी, 1% के बटे 95 गुणा में 100, ऐसे कर लो चाहिए। अब 19 पंजे 95 होते हैं, 19 है ना, 19 सत्ता 133 होते हैं, 2 जीरो आ जाएगी, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो कितने आ जाएगा, 14,000। और वैसे भी एक ही ऑप्शन दिख रहा था, 95% की वैल्यू ही 13,300 है, तो एक ही ऑप्शन था 13,300 के ऊपर 100% में, तो ये आंसर भी आ जाता डायरेक्ट, लेकिन हमें सोल्व करके दिखाना बहुत जरूरी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी और सी एक कार्यक्रम से 20 40 और 80 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन में कर रहा है,
बी 40 दिन में और सी कितने में कर रहे हैं 80 दिनों में। यदि ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है। तीसरे दिन का मतलब क्या हो गया भाई, एक दिन ए ने किया, अगले दिन ए ने किया, फिर तीसरे दिन ए बी और सी तीनों मिलके आते हैं, 3 दिन हो गए। आगे चौथे दिन फिर ए आ गया, 5वें दिन फिर ए आ गया, फिर छठे दिन ए बी और सी भी साथ आ गए। यूं काम हो रहा है 3-3 दिन में, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे जब तक काम पूरा नहीं होगा। ये कह रहा है प्रदान की जाती है। तो ए कितने दिनों में कार्य करेगा, इस तरीके से सहायता करेगा। वैसे तो ये 20 दिन में कर रहा है, लेकिन ये 7 के साथ सहायता करें ऐसे, तो ये कितने दिन में कर देगा, तीसरे दिन जब ये हेल्प करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप एल्शियम ले पहले। तो एल्शियम कितना आ गया 80। ये आप लोगों ने टाइम एंड वर्क मैंने जो करवा रखा है उसमें देख लिया होगा, 20 चौक 80, 40 दूनी 80 और 80 एकम 80। पहले 2 दिन तो अकेला एक काम करता है, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 8 टुकड़े तो उसने 2 दिन में कर दिए। तीसरे दिन तो तीनों हो जाएंगे इकट्ठे, और वो कितने टुकड़े कर देंगे, 4 2 6 और 1 7, है ना। 2 दिन में 8 टुकड़े हो रहे हैं और तीसरे दिन जाकर 7 टुकड़े हो रहे हैं। तो 3 दिन में, कितने दिन में भाई, 3 दिन में कितने टुकड़े हो गए टोटल 15। तो ये देख लो कि 3 दिन में 15, अगले 3 दिन में फिर 15, अगले 3 दिन में फिर 15। तो आप 15 से भाग करके देख लो कितने 15 हैं 80 में, 80 बटे में 15, 15 बजे 75, 75 टुकड़े हो गए, बाकी रह गए 5, 75 टुकड़े हो गए। मतलब कितने 15 आ गए 75 में, 5 15 आ गए, और एक 15 जो है ना 15 कितने दिन का, 3 दिन का। तो 15 दिन तो ये हो गए, 5 टुकड़े रह गए। अगले दिन बारी किसकी है, ए की, क्योंकि 2 दिन फिर ए आएगा, 15 दिन बाद भी 16 और 17 दिन, 18वें दिन फिर तीनों आ जाएंगे। तो 4 टुकड़े यहाँ करेगा और 4 अगले दिन करेगा। तो 4 टुकड़े कर दिए उसने, पूरा 1 दिन लग गया, पूरा 1 दिन लग गया उसको, पूरा 1 दिन लग गया। तो जोड़ देंगे 1 दिन, बाकी कितने टुकड़े रहे 1। अगला दिन कितने टुकड़े बचे हुए करेगा वो 4, बचे हुए कितने हैं, 1 ही टुकड़ा बचा है। तो अगले दिन का कितना हिस्सा लगेगा, 1 बटा 4, 15 5 3 15 और 1 16 से ही 1 बटा 4 दिन, ठीक है। उसको एग्जैक्टली उत्तर की कितना आ गया इसका, 16 से 1 बटा 4 दिन। 16 से 1 बटा 4 के आसपास 16 है, तो ये 16 आपका आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर इसका भाई 16 से 1 बटा 4 है। इसमें 16 से 1 बटा 4 दे नहीं रखा, तो जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसी को हम टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। कितना टोटल 60 लीटर मिश्रण है, पहले दूध दे रखा है फिर पानी दे रखा है, ठीक है, 2:3 में। मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी, अरे क्या बात होगी, 60 लीटर तो टोटल है, उसको कितने भागों में बांट ले, 5 में। तो एक भाग का मान नहीं आ जाएगा 12, तो 12 दूनी 24। तो पहले क्या था दूध, दूसरे में क्या है 12 3 36 पानी। पूछा क्या इन्होंने, पानी की मात्रा पूछी 36 लीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आधार त्रिभुज दे रखी है, देखें कौन सी त्रिभुज दे रखी है, आधार कितना है उसका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज की अनुरूपी ऊंचाई क्या है, ये परपेंडिकुलर जो ऊंचाई होती है ना वो ऊंचाई है। तो प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल है ना, ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार दे रखी है और ऊंचाई पूछी है तो ऊंचाई है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई के केस में आधार गुणा में ऊंचाई, है ना, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है तो बाकी तो सारी वैल्यू दे ही रखी है। तो 1/2 आधार कितना दे दिया, आधार दे दिया आपको 8 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई को h मान लिया, और पाई आर स्क्वायर, पाई में उत्तर है, पाई को पाई की रखो एज इट इज, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे रखी है, व्यास नहीं है, 8 ही है, तो 8 गुणा 8 ये हो गया। h निकालना है यहाँ से, निकाल लो 4, तो 4 उधर जाकर 4 दूनी 8, तो h बराबर 8 दूनी 16 पाई हो जाएगा। तो हाइट जो है उसकी त्रिभुज की 16 पाई है, तो 16 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहे की एक खोखली पाइप 28 सेंटीमीटर लंबी है। लोहे की पाइप है भाई खोखली एक, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, सॉरी 18 नहीं 28 सेंटीमीटर लंबी है। इसका बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर है। बाहरी व्यास है ना, व्यास जो पाइप है उसकी मोटाई भी होगा ना, जिससे मटेरियल से बनी होगी उसकी मोटाई होगी। तो बाहरी जो व्यास है, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर है।
मतलब 10 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस बार की कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, बार की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो पाइप की मोटाई मतलब जो मटेरियल लगा हुआ ना उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो जैसे ऊपर से अगर हम देखें, देखो ऐसे यूँ, ठीक है, ये बाहर की त्रिज्या है ना टोटल यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ये 5 सेंटीमीटर है, और इस मटेरियल की मोटाई है ना वो मोटाई है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी थी 5, 2 सेंटीमीटर मोटाई होगी, बची अंदर की त्रिज्या कितनी 3 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, छोटी अंदर की रेडियस को हमने छोटी आर मान लिया, वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या है। यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर तो लोहे का वजन 5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर का क्यूब। तो पाइप का वजन कितना, चलो ठीक है, पहले तो हमने आयतन निकालना पड़ेगा पाइप का, ठीक है, आयतन के बेस पे ही बाहर ज्ञात करेंगे। आयतन क्या होगा पाइप का, खोखला, एक खोखला बेलन ही हो गया, ये मोटाई दे दी। खोखले बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है कि बाहर का जो बेलन होगा ना उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से अंदर का जो खोखला भाग रह गया ना सिलेंडर का, जैसे हम सिलेंडर बनाए यहाँ से, मान लो, तो इसमें क्या है पाइप टाइप से ही हो जाएगा, इसमें अंदर से खोखला है, ये अंदर से ऐसे नहीं, ये खोखला है, ठीक है, और ये अंदर वाला भाग है ना ये हटा देंगे पूरे में से अंदर जो खाली है ना वो हटा देंगे, और खाली हटाने के बाद वो सॉलिड बढ़ जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा। उसके आयतन में वो दे रखा है कि 5 ग्राम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 5 ग्राम से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हटा के वहाँ से 5 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर में, फिर उसको 1000 से भाग कर लेंगे किलोग्राम में आ जाएगा। तो बाहर का जो बाहर की रेडियस दे रखी है ना वो कैपिटल आर कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, अंदर की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो उस माइनस करेंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच ये होगा। तो इसमें से पाई और एच तो कॉमन आ जाता है, पाई, ये फॉर्मूला थोड़ा सा बना रहे हैं हम लोग, ड्राइव सा कर रहे हैं तो इसको ध्यान से याद भी कर लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आ जाए ना मान लो पाई आर एच में करके, तो ये आंसर हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच, स्मॉल आर है बाहर की रेडियस अंदर की रेडियस, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसको ऐसे तोड़ सकते हो आर प्लस आर और आर माइनस आर इंटू में क्या हो जाएगा एच, वैल्यू पुट कर लो। पाई को तो क्या लिखोगे 22/7, स्मॉल आर कैपिटल आर का जोड़ हो गया एक बार तो, और कितने कितने 3 और 5 सेंटीमीटर है, 5 और 3 8, क्लियर है, और आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो बड़ी आर कितना है 5, छोटा आर कितना है 3, 5 में से 3 गए 2, ये 2 समझ में आ गया ना कहाँ से आया है, तो ये 5 दे रखा है ना और ये 3 दे रखा है स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर उसकी पाइप की मोटाई थी मटेरियल की, तो 2 माइनस कर दी। हाइट कितनी है उसकी 28 सेंटीमीटर, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया भाई, ठीक है, और इसको 1000 से भाग कर लेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अब सेंटीमीटर को हटा के ग्राम में बदलना है तो 5 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लो 7 के साथ, क्लियर है, तो ये ग्राम में आ जाएगा, और 1000 से भाग कर लो 7 के साथ, ये किलोग्राम में हो जाएगा, किस में आ जाएगा किलोग्राम में। तो इतना है, इसको सोल्व करोगे आप लोग, ठीक है, 5 दूनी 10 0 0, 2 से काटोगे 2 1 कम 2 0 0, 7 से काटोगे 7 चौक 28। अब इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो आप लोग, कितना आएगा 8 चौक 32, गुणा में कितना आ गया 22, ठीक है, और बटे में कितना 100, उधर लिख लो इसको 32 गुणा 22 बटे में 100 किलोग्राम। सोल्व करोगे इसको 22 दूनी 44, 4 22 दिया 66 और 4 70, बटे में कितना है 100 है, तो कितना आ जाएगा 2 अंक छूट जाएंगे दाईं साइड, किलोग्राम 7.04 किलोग्राम। थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है भाई, नहीं तो आप जल्दी से क्वेश्चन, इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला हो ना इसमें डायरेक्टली यहीं पहुंच जाओगे, जैसे यहीं वैल्यू पुट कर लेते डायरेक्टली, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ये थी बस। हाँ लेकिन एरिया और वॉल्यूम वगैरह के क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ कैलकुलेशन तो होती है, हौसला रखना आप लोगों ने, इतना टाइम मिले भी आपको, 1.5 घंटा आपको मिलेगा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 45 रुपये में बेचने की योजना बनाई, ठीक है, जिस पर उसे 10% हानि होगी। अच्छा 10% हानि होगी तो मतलब जो कीमत है ना उसका 90% में बिक रहा है ये। 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। पहले तो ये 10% हानि वाला कंसेप्ट कर लो इसका। 45 रुपये में 10% हानि हो रही है, यानी 100 रुपये की चीज़ 90 में बिक रही है, बिकी हुई से बिकी हुई कट जाएगी, ओरिजिनल आ जाएगी। अब लाभ इसने कमाना है कितने परसेंट भाई 20%, तो 100 की बस तो कितने में बेचेगा 120 में बेचेगा, तो ये उसका 20% लाभ के साथ मूल्य आ जाएगा। 100 से 100 काट लो, 0 से 0 काट दो, और 9 पंजे 45 0 0, 12 पंजे 60 और 3 2 0 और आ जाएगी ये, ठीक है। तो
6,000 रुपये। तो 20% लाभ के साथ कीमत कितनी है? 6,000 रुपये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रवि और सुमित का वेतन 2:3 में है। एक रवि है, एक सुमित है, उनका जो वेतन है वो 2:3 में है। यदि प्रत्येक में वेतन 3,000 रुपये की वृद्धि हो, कितने रुपए की वृद्धि हो जाए? 3,000 रुपये की। इसमें भी वृद्धि होगी और इसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है, ठीक है। तो सुमित का अनुपात कितना, सुमित का वेतन कितना है? चलो ठीक है, आप इसको x मान लो, कॉमन लेके, डायरेक्ट नहीं हो रहा ये, अगर यहाँ से 3:4 कुछ ऐसा होता, ठीक है। इनको x मान लिया हमने। 2x में वृद्धि कितनी होगी, है ना, रमेश की, रवि की आय में 3,000 रुपये की, बटे में 3x प्लस में कितनी वृद्धि होगी सुमित की आय में? 3,000 रुपये। और ये अनुपात कितना हो जाता है बच्चों? 35/40। मतलब x की वैल्यू होती है यहाँ पर, जो भी तनख्वाह होती, वेतन होता, उसमें 3,000 जोड़ते, जो भी वेतन होता इसमें 3x का मान जितना भी होता है उसमें 3,000 जोड़ते, टोटल जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो 35/40 हो जाएगा, इसलिए इसको बराबर रखा है। इसको सोल्व कर लो एक बार, इसको तो 5 7 35 और 5 8 40। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई होगी उधर ऊपर, 8 दूनी 16 जैसे, तो इसको सोल्व कर लो। 7 तिया 21x प्लस में 7 तिया 21,000, ठीक है। तो 8 की करोगे, 8 दूनी 16x प्लस में 8 तिया 24,000। क्लियर है? अब ये 16x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 21x में तो 5x बचेगा, और उधर ये 7 से काटा था ना, 5 ओ सॉरी 40 नहीं, ये 50 है भाई, सॉरी 50 है ये, तो ये 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10, और 10 दूनी 20x होगा ये, 20x और 10 दिया 30,000 हो जाएगा, ठीक है, 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 20x इधर 21x में से घटा तो आके कितना बचा? x, और 21,000 उधर 30 में से घटा तो कितना बचेगा? 9,000। तो x की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 इसमें पुट कर दो जहाँ हमने माना था x, तो 9 दूनी 18,000, तो इसकी वैल्यू आय है उस टाइम की बढ़ने से पहले, और 9 तिया 27,000 है सुमित की। अब कब की पूछी उन्होंने? सुमित का नया वेतन है, नए वेतन में 3,000 की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है, 27,000 पहले था, आ गया अपना, तो टोटल अब नया वेतन जो है वो कितना है? 30,000 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? तो देख लो इसको ध्यान से, ठीक है, तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरलीकृत करें भाई, ठीक है। 8.65 माइनस है 4 प्लस के 0.5 का ब्रैकेट 8.8 माइनस 2.3 गुणा 3.5 ब्रैकेट, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन आ गया, तो बोर्ड मास खुद कहता है भाई पहले ब्रैकेट सोल्व करो फिर ऑफ सोल्व होगा, ऑफ का मतलब का यहाँ बोर्ड मास में, क्लियर है, फिर सोल्व होगा। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर ये बार का से मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर प्लस करके फिर उसमें से घटा देंगे। तो 8.65 माइनस 4 प्लस 0.5 का, तो 8.5 माइनस, इसको गुणा करोगे आप 3.5 गुणा में 2.3, ठीक है, सीधी गुणा कर लो, फिर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा लेंगे, 23 पंजा 115 हो जाएंगे, 11 23 दिया 69 69 11 80, 2 अंक छोड़ के 0 लगा ली तो हमने 8.5 हो गए, कितना होगा? 8.05, और 8.5 में से घटाओगे आप लोग, 0 लगा लो इसके आगे, 8.05, तो सीधा दिख ही रहा है, तो 0.45 बचेगा इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा कि 4 प्लस 0.5 गुणा में, इस ब्रैकेट को सोल्व करके क्या आया? 0.45। क्लियर है? अब बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, क्लियर है? माइनस का कितना है ये? माइनस का, क्लियर। अब देखो इसकी गुणा करोगे, 45 दिया 225 होता है वैसे तो 5 5 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, कितने अंक है दशमलव के बाद? 3, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। प्लस के कितने हैं? 4, तो 4 यहीं लिख दो डायरेक्ट, और बार क्या है? माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? 8.65। तो इसको सोल्व करोगे, 8.650 0 लगा लो क्योंकि दशमलव के बाद इसमें नीचे वाली संख्या में 5 आएंगे। तो इसको सोल्व करोगे, देखो यहाँ कितना बचेगा? 5, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, कितना बचेगा? 4, 4.425 इसका आंसर आ जाएगा। 4.2, 4.4 ही बच रहा है ना, कोई यहाँ मिस्टेक हुई है क्या? कोई देखो ध्यान से। अच्छा ये 6 5 है, 6 5 है क्या? ये 6 5 है, 4
225 50 में से बताया, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ देखो देखने को मिल रही है। ये 8.8 था भाई, 8.5 कर दिया हमने। यहाँ कितना था? 8.8। ये 8.8 था, इसमें 8.8 में से घटाना था। ये 8.5 नहीं था, 8 दशमलव कितना था? ये 8 था। पहले बच्चों माफ़ी चाहेंगे, तो ये 7 आ जाएगा, 0.75। और पॉइंट ये 45 की जगह कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ गुणा कर लो, 5 5 25, 5 7 35 और 1 36, 365 होगा ये। और इसमें से 365 घटाओगे जब, ठीक है, ये देख लो, 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, सॉरी 375, 375 घटा लो। 8 अलग से लिख लो इसको, 8.650 माइनस का 4.375 घटाओगे, ये 7 आएगा। ठीक है, गुणा करके यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0.5 की 0.75 से इसको सोल्व कर लो। अब 5, यहाँ कितना बचेगा? 4, 14, 14 में से 7 बच गया। यहाँ कितना बचेगा? 2, और यहाँ कितना बचेगा? 4, 4.275, 4.275 ऑप्शन ए है, ये अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा भाई लिखने में देखो मेरे से भी मिस्टेक होगी है, तो ध्यान से रखना, थोड़ा सा मैनुअल है, गलती हो सकती है इंसान से, कोई बात नहीं, फिर भी ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, तो ये 8.8 था, तो ये हमने 8.5 कर दिया तो गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का। ठीक ठीक है, तो बोर्ड मास का पता चल गया आपने। पहले ब्रैकेट सोल्व, पहले गुणा करोगे, फिर माइनस घटा करके ब्रैकेट सोल्व का बार का है तो गुणा है। ऐसे ऐसे पहले गुणा मत कर देना कि का पहले सोल्व करेंगे, नहीं, पहले ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 25 किलोमीटर अधिक चला। एक चलता है 10 की बजाय कितने से चलता है? 15 से चलता है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर अधिक चला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके द्वारा तय की यात्रा की वास्तविक दूरी थी, कितनी दूरी थी उसमें? अरे भाई देखो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय कितनी देर 15 की स्पीड से चलता है, और वो क्या कर लेता है? 25 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा तय कर लेता है। ठीक है, तो आप देखो 1 घंटे में कितनी दूरी एक्स्ट्रा कर लेता होता है? 5 किलोमीटर तय करेगा ना? कितने करेगा? 5 किलोमीटर। और दूरी तय कर ली उसने 25 किलोमीटर, तो कितने घंटे दूरी तय करी उसने? 15 घंटे, 5 घंटे। कितने घंटे? 5 घंटे। 5 घंटे कैसे आया? क्योंकि जब वो पहले 10 से चल रहा था, फिर चला 15 से, तो यहाँ पर उसको, यहाँ पर 25 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा तय कर ली। 1 घंटे में तो 10 की बजाय 15 चल रहा है, तो 5 ही किलोमीटर तय करेगा ना 1 घंटे में तो। और 25 किलोमीटर उसने तय कर ली, तो 5 1 घंटे में एक्स्ट्रा, 5 अगले घंटे में एक्स्ट्रा, 5 अगले में एक्स्ट्रा, ऐसे करते करते कितने बार 25 हो जाएगा? 5 बार में। तो 5 घंटे चला है। कितने चला है? यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो वह इतना चला होता, 25 किलोमीटर अधिक चला होता, तो 5 घंटे अधिक लग जाएंगे उसको। ठीक है, चला होता। उसके द्वारा तय की गई यात्रा की वास्तविक दूरी कितनी है? भाई चला होता तो 10 की बजाय किससे चला होता? 15 से, तो कितनी दूरी एक्स्ट्रा तय कर लेता? 25 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा तय कर लेता। मतलब कितने घंटे लगते? 5 घंटे। और उतनी देर में वो दूरी तय कर लेता है 10 से, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 10 की स्पीड से? 50 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी तो है 50 किलोमीटर। क्लियर है? और वैसे वो 15 से चलता तो 75 तय कर लेगा। ये होता, मतलब ऐसा होता तो तभी देर का ना, 5 घंटे चलता है तो 50 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 का स्क्वायर प्लस में 4 भाग में 5 प्लस, इसको सोल्व ही कर लो साथ के साथ, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस के का मतलब गुणा होता है भाई, 4 3 12। ठीक है, 4 चौक 16, 16 और 4 20/5, ये तो समझ में आ रहा होगा ना? प्लस 10 माइनस के 12, वैसे यही सोल्व कर लेते इसको। 5 चौक 20, 10 और 4 14, 14 माइनस के 12 कितना आ जाएगा? 2। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई चार्ट दे दिया, चलो देख लेते हैं एक बार। ये पुस्तक प्रकाशन में वह जो पुस्तक छपवाई थी, वह उसमें अलग अलग जो रॉयल्टी, प्रमोशन, छपाई छुई, परिवहन, कागज़ की लागत, जल्दबाजी वगैरह में जिल्द चढ़वाई, जैसे कवर पेज वगैरह के, वो लागत दे रखी है। क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लेते हैं एक बार। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 36,000, 30,000 मुद्रण लागत मतलब छपवाई होगी ना? ठीक है, ठीक है, छपवाई में 20% लग रहे हैं उसके। ठीक है, टोटल 100% है, कोण एंगल में होगा 360 डिग्री, यानी 100% का मान 360 डिग्री में, ये ऐसे होता है भाई।
ठीक है, क्योंकि एक सर्कल है उसके सेंटर से चारों ओर कोण देखेंगे ना, वो कितने डिग्री होता है, 360 होता है, और पूरा वैल्यू इसकी प्रतिशत में कितनी होगी, 100%, 100% की वैल्यू 360 डिग्री होता है, तो 1% मतलब 3.6 डिग्री होता है। चलो ठीक है, ये देखो अब तो छपवाई मुद्रण का मतलब छपवाई होगी 20%, लागत 30,600 रुपये है। तो इस पुस्तक के लिए भुगतान की जाने वाली कागज की लागत कितनी है, कागज ये रहा भाई, कितना है, 25%, कागज 25% है, 20% की वैल्यू है 30,600, 30,600 रुपये 20% की वैल्यू है, तो 1% कितना होगा बटे में 20, 25 की चाहिए अपने को, तो गुणा में 25 सोल्व कर लो। ठीक है, 2 से काट लो उसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 0 0, 25 से भाग कर लो, 25 से 0 0, 25 तिया 75, 25 तिया 75, मिस्टेक क्यों कर रहे हैं भाई, 7, 25 पंजा 125 और 7 132, 13, 25 एकम 25 और 13 38, कितना हो जाएगा 38,250 रुपये, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा हो गया था, छोटा करना पड़ा साइज इसका, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, पीडीएफ टेलीग्राम से, अपने टेलीग्राम है अपना LB मैथ्स, वहाँ से पीडीएफ कर लेना भाई डाउनलोड। ठीक है, इस मैं जैसे ही वीडियो अपलोड होगी ना चैनल पे, तो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं साथ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। ठीक है, बराबर शेष रहना चाहिए भाई, किस किस से 45, 95 और 187 को भाग करें ना, इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक आंसर तो है, इनसे भाग करें तो समान शेष बचे। एक तो ऑप्शन ये बनता है कि भाई इनसे भाग कर करके देख ले, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्या पता पहले से शुरू करें आखिरी का आंसर हो, आखिरी से शुरू करें पहले आंसर हो, तो बहुत हो जाएगा। लेकिन आप सीधा सा मेथड है इनका, आप क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल लो आप लोग, जैसे 95 में से 47 घटाओगे तो 47 दूनी 94, 95, 48 हो जाएगा, कितना आ जाएगा अंतर 48, और 187 और 95 का अंतर कितना आ जाएगा, है ना, 87 और 5 92 हो गया, ये 92 आ जाएगा, और 187 और 47 का आंसर कितना आ जाएगा 140, जो अंतर आएगा ना इनका, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो भाई, आपका आंसर हो जाएगा 48, 92 और 140। ठीक है, तो क्या है, 4 तो सब में है, 4 है ना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये तो 12 हो गया, और 23 चौक 92 होता है ना, 35 चौका 140 हो गया। ठीक है, तो अब तो कुछ कॉमन नहीं है इनमें, तो 4 है, तो 4 ही आपका आंसर है। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाऊँ ना, ऐसे डायरेक्ट HCF ही निकालना है वैसे तो, क्या निकालना है HCF, लेकिन जब समान शेष की बात आई ना, तो पता नहीं चलता कितना शेष आ रहा है, लेकिन शेष जरूर आएगा। अब उस शेष का पता होता तो ये माइनस करके HCF निकाल लेते, या फिर पूरी पूरी भाग हो रही होती फिर भी HCF आ जाता, लेकिन इसमें अब ये भी नहीं पता कि संख्या कौन सी है और कितना शेष आ रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ना दो दो संख्याओं के जोड़े बनाओ, इसमें 3 जोड़े बन जाएंगे, उनका अंतर देखो और उनका HCF ज्ञात कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है चार्ट दे दिया, पाई चार्ट, इसके खर्चे वगैरह जो भी दे रहा, छपाई प्रमोशन का, तो क्वेश्चन देखो डायरेक्ट क्या है, पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की लागत से कितने प्रतिशत कम है। एक तो रॉयल्टी तो देखो ये रही 15%, और ये कह रहा है कि रॉयल्टी कागज की लागत, कागज की लागत, ये रही कागज की लागत से कितने कम है, से ये है 25% है, ये 15% है, 15% से, है ना, 15% 25% से कितने कम है, ये कह रखा है, क्योंकि कागज की लागत 25% से है, कितना अंतर है इनका, प्रतिशत का निशान हटा लो सीधा, 10 और 15, 15 और 25 ले लो, कितना है 25 से, संख्यात्मक मान कितना डिफरेंस है 10 का, तो 10 जो है 25 से कितने प्रतिशत कम, 25 से कम 25, 25 100, कितने परसेंट लागत कम, 40%। उल्टा पूछा होता कि कागज की लागत रॉयल्टी की लागत से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक होता, तो फिर बटे में 15 आता। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना देगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परिवार में 2 दादा दादी, ठीक है, दादा दादी है भाई, 3 माता पिता है, ठीक है, 3 माता पिता है, ये 2 है, ये 3 है, और 4 पोते पोतियाँ हैं, 4 पोते पोतियाँ में पीपी लिख लेते हैं, 4 पोते पोतियाँ, ठीक है, टोटल सदस्य कितने हैं 9 है। दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष है, औसत आयु है 65 वर्ष, दोनों की आयु का जोड़ कितना हो जाएगा 65 तो 130 वर्ष 130 वर्ष के हैं दोनों। माता पिता की आयु का औसत 32 वर्ष है, 3 है ये, तो 32 96 वर्ष के हैं दोनों तीनों।
और पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो ये 4 हैं तो 8 चौक 32। अब पूछा गया है पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है, भाई सबका जोड़ बटे में सदस्यों की संख्या, सदस्य 2 और 3 5 और 4 9 है टोटल, सदस्य 9 है, 9 से भाग कर देंगे टोटल आयु को जोड़ के, ठीक है। 30 130 और 32 162 तो ये हो गया, और 96 ये 8 15 258 वर्ष है टोटल, 9 सदस्य हैं तो भाग कर लो, 9 दूनी 18, ठीक है, 8 5 13 2 15, 3 से कट जाएगा वो, 3 से चल 9 से कर लो भाग, 9 दूनी 18 7 9 8 72 72, कितने बचेंगे 6 6 बटे 9, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 3 दिया 9, कितना आ जाएगा 28 से ही 2 बटे 3 वर्ष। तो सबका औसत कितना आ गया 28 से ही 2 बटे 3 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है पाई चार्ट दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चन देख लो क्या है जी, ठीक है। इस पाई चार्ट वगैरह के जैसे बाहर के क्वेश्चन आए ना डाटा इंटरप्रिटेशन के, तो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, फिर थोड़ा देख लो कि क्या कुछ पूछा, उस हिसाब से फिर हम ये डिटेल पढ़ लें। जल्दबाजी बाइंडिंग पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र केंद्रीय कोण क्या है, केंद्रीय कोण पूछा है, ठीक है। जल्दबाजी और बाइंडिंग वाला जल्दबाजी ये रहा 20%, प्रतिशत में 20% है, वो कोण पूछ रहा है कि कोण कितना होगा। तो आपको सबको पता है कि सेंटर से है ना, ये कोण है ना पूरा 300 डिग्री 360 डिग्री होता है, और ये कितने प्रतिशत का मान होता है 100%, पूरा तो सर्कल जो है वो 100% के अंदर ही आएगा, उसका ये 5वां भाग है 20% है ना, 5वां भाग 5 से भाग कर लो 360 को, ठीक है, क्योंकि अपने को ये पता है कि 100% जो है वो 360 डिग्री है ना, और 1% बटे में 100 और 20% गुणा में 20 हो जाएगा, चाहे ऐसे सोल्व कर लो कैसे भी जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। 37 72, कितने डिग्री है भाई 72 डिग्री, डिग्री में तो पूरा 360 डिग्री होगा और प्रतिशत में पूरा ये 100 होगा, इस बात का ध्यान रखना आपने। इसका मतलब क्या हो गया 100% बराबर हो गया 360 डिग्री, 100% बराबर 360 डिग्री, 1% कितना हो जाएगा 3.6 डिग्री, 1% के बराबर होगा। कोई चीज़ मतलब 2% होती है तो 36 मतलब 7.2 डिग्री होता, डिग्री में पूछते तो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक है, भाई प्रतिशत की बात आ गई ना, तीसरी संख्या को 100 मान लो, एक 25% ज्यादा है तो मतलब 100 से 25 ज्यादा है, 50 ज्यादा है तो वो 100 से 50 ज्यादा है, 150 है। तो दूसरी संख्या से किसके साथ है 150 के साथ, तो बटे में तो वही रहेगी, कुछ न कुछ अनुपात पूछेंगे वो। दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात, ठीक है, पहली संख्या कितनी 125 है, 25 पंजा 125 और 25 छिका 150, पहली संख्या से, तो पहली संख्या पहले आएगी, ठीक है, से, क्लियर है। दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात, ठीक है, दूसरी संख्या से दूसरी संख्या तो पहले, दूसरी संख्या आई कितनी है 150, दूसरी संख्या आई कितनी है 150, ठीक है, और ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना भाई, दूसरी संख्या से पूछा है, पहली संख्या का अनुपात कितना है दूसरी संख्या से, तो 150, ठीक है, और पहली संख्या का पूछा 125 आ जाएगी, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5:7 आ जाएगा। अगर कम या अधिक या कम की बात कर रखी होती तो फिर मतलब अधिक है भाई, दूसरी संख्या पहली से कितनी अधिक है, तो 25 बटे में पहली से अधिक तो 150 है, उससे पूछते है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो वो दूसरी संख्या से अधिक की बात होती है, बटे में 125 आ जाता है, इस प्रकार से जिसके साथ हो वो डिवाइड में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज ने 35% छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी, कितनी छूट पर खरीदी है 35% पर, मतलब टोटल जो MRP वगैरह होगा उसका उसने 35% कीमत घटाकर उसको कितनी दे के आया 65% दे के आया। यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो राज को 238 रुपये और देने पड़ते, राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि 35% छूट पर 65% में खरीदेगा, 35% छूट पर कितना फायदा हो गया उसको 238 रुपये, यानी वो जो उसकी कीमत का 35% है ना वो 238 है, 1% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 238 बटे में 35, ठीक है। वो कह रहा है कि राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया, भुगतान तो भाई 65% किया है, तो 65% की वैल्यू हमें चाहिए, तो गुणा में 65, इसको भाग सोल्व कर लो, ठीक है,
5 सत्ते 35 और 13 पंजे 65, 7 से कट जाएगा, 7 1 728, 7 21 और 728, तो 34 गुणा 13 इतना भुगतान करके आया। 13 चौक 52, 5 13 39 और 5 44, तो 442 रुपये भुगतान किया उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गया 11 सदस्यों वाली टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष, कैप्टन की आयु है 28 वर्ष। ठीक है, और विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। विकेट कीपर जो है वो 4 वर्ष बड़ा है, मतलब वो 32 साल का है। ठीक है, क्या दोनों की आयु कितने वर्ष है, 60 वर्ष। देख लेते हैं आगे क्या करें। यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। यानी बाकी खिलाड़ी कितने रह गए भाई, टोटल 11 थे, 11 में से 2 हटा दिए, कितने रह गए, 9 खिलाड़ी रह गए। सबकी आयु अगर इनको हटा देते हैं ना, मतलब बाहर कर देते हैं, तो बाकी 9 रह जाएंगे और सबकी आयु कितनी कम हो जाएगी, 2 वर्ष कम हो जाएगी, यानी 18 वर्ष कम हो जाती है। 18 वर्ष, इसका मतलब क्या है, इनकी आयु ज़्यादा है, दोनों की औसत से ज़्यादा है इनकी आयु। 18 वर्ष इधर जुड़ी हुई थी तो औसत के बराबर थे, 18 वर्ष इनमें जुड़ी हुई थी तो औसत के बराबर थे, तो 18 इसमें से बाकी के 9 खिलाड़ियों में जुड़ी हुई है, तो बाकी इनकी आयु कितनी बची, 42 वर्ष, और दोनों की बची है ये कितने वर्ष की औसत आ गई, 21, मतलब बाकी खिलाड़ी भी 21 के हो जाते होंगे 2 वर्ष जुड़ने के बाद। ठीक है, तो पूरा औसत कितना है सभी खिलाड़ियों का, 21 वर्ष। औसत कितना है प्यारे दोस्तों, 21 वर्ष। तो 21 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप एक्स लेके कर लेते कि 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, एक्स है, तो 11 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 11x। बराबर कर लेते कि जब 2 खिलाड़ी चले जाते हैं, कितने खिलाड़ी चले जाते हैं, 2 खिलाड़ी। ठीक है, 1 मिनट, इसमें से 2 खिलाड़ी चले जाते हैं तो आयु कितनी कम हो जाती है, 60 वर्ष। खिलाड़ी कितने रह गए भाई, 9 रह गए ना, आयु कितनी, औसत आयु कितनी कम होगी, 2 वर्ष। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो चाहिए, तो आपका x जो है सभी का औसत आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये थे क्वेश्चन आज के भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो एक बार ध्यान से। देखो SSC GD की बुक का आपको पता है कि हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है ना, तो प्ले लिस्ट में जाके कंप्लीट इस बुक का कंप्लीट मैथ करवा दिया हमने। तो PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर, बुक नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, PDF टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से फाइल में जाओ और फाइल में सारी PDF मिल जाएंगी आपको। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को पता है कि अपना कौन सा है, LB मैथ्स टेलीग्राम चैनल। और एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो ध्यान से एक बार, RS अग्रवाल का सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं अभी जल्दी से। देखो PPT तैयार हो गई है अपनी, ठीक है, PPT तैयार हो रही है, साथ के साथ हो गई है। परसेंटेज से शुरू करेंगे, कौन से चैप्टर से शुरू करेंगे, परसेंटेज से। ठीक है, तो आप अपने चैनल को जितना हो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। अनसब्सक्राइब वाले बहुत देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक वो बहुत देखते हैं, तो पता चल जाता है वहाँ पर। तो भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर किया करो कि आप लोगों को सॉल्यूशन कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।